नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, राजनीति ऐसी ही है। आज के वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कैसे चौधरी बंसीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह की दोस्ती बहुत गाढ़ी हो गई थी। ये इतनी गाढ़ी हो गई थी कि चौधरी बंसीलाल जब तक प्रोफेसर शेर सिंह से बात नहीं कर लेते थे, उनको रात को नींद नहीं आती थी। 1966 में हरियाणा तो बन गया था दोस्तों, और 1967 में चुनाव भी होने थे। कांग्रेस के लोग लौटकर ही कांग्रेस में चले जाते हैं कि तर्ज पर प्रोफेसर शेर सिंह का दिल भी कांग्रेस के लिए धड़कने लगा था। तो कांग्रेस के लिए जब उनका दिल धड़कने लगा था तो कांग्रेस में उनकी वापसी के रास्ते भी खुलने शुरू हो गए थे। और 1967 में हरियाणा बनने के बाद जो पहले चुनाव होने थे उस उनमें पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की चलती थी। वो पहले मुख्यमंत्री भी बने थे और उनको पूरा विश्वास था कि दूसरी बार भी वो बनेंगे। एक तरीके से कांग्रेस उनकी मुट्ठी में थी, लेकिन किसको पता है कि हरियाणा के दल बदल की कहानी में एक नए युग का आरंभ होगा और वो युग चौधरी बंसीलाल का कहलाएगा। पंडित भगवत दयाल जी की कुर्सी कैसे गई, फिर राव वीरेंद्र सिंह कैसे मुख्यमंत्री बने, ये सारी बातें मैंने राजनीति के पुराने वीडियो में आपको बता रखी है। प्लेलिस्ट में जाइए, राजनीति की बातों में आपने अगर नहीं देखी है तो देख सकते हैं। यहाँ दोहराएंगे तो फिर जो रोजाना के साथी हैं उनको बोरियत होने लगेगी। 1967 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिनेश सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, विद्याचरण शुक्ल आदि नेताओं ने हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने के विचार से जो रूठे हुए कांग्रेसी थे उनको जोड़ने की कोशिशें शुरू की। इस संबंध में प्रोफेसर शेर सिंह से भी संपर्क स्थापित किया गया और वो तो पहले से ही तैयार बैठे थे। तो कहावत है कि बुआ जाऊ जाऊ करे थी और फूफा लेन आ गया। तो प्रोफेसर साहब कांग्रेस में उनकी वापसी के रास्ते इस तरीके से खुल गए। हरियाणा लोक कांग्रेस में भले ही वह 6 मेंबर उनके बने हों, लेकिन खुद झज्जर से वो चुनाव हार गए थे। और इसके बाद प्रोफेसर साहब को दोबारा कांग्रेस में लाया गया। चौधरी देवीलाल भी तब तक कांग्रेस में लौटने का मन अपना बना चुके थे। 23 नवंबर 1956 के दिन चौधरी देवीलाल के साथ प्रोफेसर शेर सिंह इंदिरा गांधी से मिले और कहा कि हरियाणा के कोटे से राज्यसभा के चुने गए व्यक्ति हरियाणा से बाहर के हैं। इससे हरियाणा के निवासियों को गहरा दुख होता है और इसी पीड़ा को लेकर तो हमने अलग हरियाणा बनवाया था। तो हरियाणा में 84% जो ग्रामीण जनता है उसके हितों के साथ आप खिलवाड़ मत करें। हरियाणा में किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और अगले चुनाव में किसानों या किसानों के बच्चों को टिकट देना चाहिए, ऐसा सुझाव उन्होंने रखा। प्रोफेसर साहब को चुनाव में झज्जर लोकसभा सीट से कांग्रेस का टिकट मिला और ये जीत गए। तब तक ये सोनीपत नहीं होती थी, बाद में इसका नाम सोनीपत हो गया। इनके सामने पुराने कांग्रेसी थे महावीर प्रसाद जी, जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे और 1,42,000 वोटों से प्रोफेसर शेर सिंह ने उनको हराया था। इस चुनाव में मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा और चौधरी हरिद्वार लाल ने प्रोफेसर शेर सिंह को हराने के लिए ठीक ठाक बिसात बिछाई थी, लेकिन जाको राखे साइया मार्स के ना कोई वाली कहावत होती है। इनके वोटों को बांटने के लिए उसमें 5 जाट प्रत्याशी भी उन्होंने खड़े किए और उनको हर तरीके से मदद भी पहुंचाई। शहरी वोटों को कम करने के लिए सोनीपत से पुराने कांग्रेसी थे महावीर प्रसाद जी को खड़ा किया गया। प्रोफेसर साहब के साथ उस समय जो व्यवहार किया गया वो ये था कि बहादुरगढ़ में कांग्रेस का जलसा हुआ तो प्रोफेसर शेर सिंह को बोलने तक वहां नहीं दिया था। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रोफेसर साहब 1967 का लोकसभा चुनाव झज्जर लोकसभा से जीतने में सफल हुए। जीत के बाद जब प्रोफेसर साहब इंदिरा गांधी से मिलने गए तो वहां पर R.K. धवन ने बताया कि आपकी तो तलाश हो रही है, आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है, इसलिए कपड़े बदलकर जल्दी आ जाओ। प्रोफेसर साहब ने कहा कि धवन साहब, मैं तो रोहतक से आया हूँ और अपने साथ कपड़े भी नहीं लाया हूँ, जो पहन रखे हैं वही हैं। इसके बाद जिस कपड़ों में वो रोहतक से वहां पर गए थे उन्हीं कपड़ों में उन्होंने शिक्षा राज्य मंत्री की शपथ ग्रहण की और इस तरीके से हरियाणा से फिर वो सीधे केंद्र की राजनीति से जुड़ गए थे। शिक्षा राज्य मंत्री रहते हुए प्रोफेसर साहब को स्टॉकहोम में होने वाली जो प्रॉपर्टी कांग्रेस एक मीटिंग होती है बौद्धिक की, उसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में भी जाने का अवसर मिला। यहाँ कांग्रेस प्रत्येक 20 वर्ष के बाद होती है और इस कांग्रेस की बड़ी समिति के अध्यक्ष भी प्रोफेसर साहब बनाए गए थे, जो इनके लिए गौरव की बात थी। इन्होंने कॉपीराइट्स इत्यादि नियमों को सरल करवाकर एक प्रावधान भी करवाया कि सदस्य देशों की ऐसी पुस्तकों का जो कि शिक्षा तथा अनुसंधान से संबंधित हो, भारत में प्रतिकृति तथा उसका अनुवाद हो सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
पुस्तक के जो लेखक हैं वही रॉयल्टी प्रदान की जाएगी, जो कि भारतीय कॉपीराइट्स के नियमों के अनुसार होती है। यह प्रावधान उसी समय लागू हो सकता था जबकि संबंधित देशों की सरकारें इसकी पुष्टि कर देती, परंतु भारत की ओर से इस विषय में कार्रवाई करने में थोड़ी देरी दिखाई गई और इस प्रावधान का लाभ भारत नहीं उठा सका था। अब तो किताबें ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, लेकिन उस समय ये एक अच्छी कोशिश आप इसको कह सकते हैं। शिक्षा राज्य मंत्री रहते इन्होंने कुछ काम भी गिनवाए हैं, किए हैं, और जो इन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है वो एक बार राजनीतिक रूप से भी जानना जरूरी है कि उन्होंने वो अपनी उपलब्धियां किस किस चीज को मानते थे। तो प्रोफेसर साहब ने शिक्षा राज्य मंत्री रहते हुए संस्कृत के उत्थान और विकास के लिए बहुत काम किए थे। सबसे पहले तो उन्होंने उन संस्कृत अध्यापकों को बीएड के समकक्ष वेतनमान दिलवाया जो शास्त्रीय आचार्य की डिग्री लिए हुए थे, और ये परंपरा तब से हरियाणा में शुरू हुई थी, नहीं तो इससे पहले उनको बराबर वेतनमान नहीं मिलता था। और इससे संस्कृत के जो अध्यापक हैं उनको आर्थिक लाभ हुआ, वहीं उनमें जो हीन भावना थी कि हमें कम वेतन मिलता है वो पूरी हुई। प्रोफेसर शेर सिंह की ये भी इच्छा थी कि पूरे भारत के जो गुरुकुल हैं वो सब एक कड़ी में जुड़ जाएं, एक संस्था में जुड़ जाएं। जैसे सीबीएसई है, हरियाणा बोर्ड है, इसी तरीके से एक गुरुकुलों का बोर्ड होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने आचार्य भगवान देव जी जो गुरुकुल झज्जर से थे को बुलाकर अपनी योजना समझाई। आचार्य भगवान देव जी इस काम के लिए तैयार बैठे थे। आचार्य भगवान देव ने संपूर्ण भारतवर्ष के गुरुकुलों के आचार्यों तथा प्रधानों की बैठक गुरुकुल झज्जर में बुलाई और सबको किसी एक संस्था से संबंधित होने के लिए कहा। इसका परिणाम यह निकला कि आर्ष विद्यापीठ नाम की एक संस्था का निर्माण हुआ। इस संस्था का मुख्यालय गुरुकुल झज्जर में रखा गया और इस संस्था ने बहुत अच्छा काम किया और देखते ही देखते इस आर्ष विद्यापीठ से लगभग 23 गुरुकुल संबंधित हो गए, यानी कि गुरुकुलों का एक बोर्ड आर्ष विद्यापीठ हो गई। प्रोफेसर साहब ने आर्ष विद्यापीठ की परीक्षाओं को केंद्रीय सरकार से नौकरी इत्यादि प्राप्त करने के संबंध में भी मान्यता दिला दी, तो ये भी दिक्कत दूर होगी कि यहाँ डिग्री ली तो नौकरी नहीं मिलेगी। इस प्रकार को की मान्यता का सबसे ज्यादा जो लाभ है वो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हुआ, क्योंकि सबसे अधिक गुरुकुल तो हमारे यहीं थे। प्रोफेसर साहब के प्रयासों से केंद्र सरकार की ओर से आचार्य भगवान देव को संस्कृत पंडित की उपाधि से भी विभूषित करवाया गया। इसके साथ ही प्रोफेसर साहब ने केंद्रीय सरकार से गुरुकुलों को आर्थिक अनुदान दिलवाने का भी काम किया। इससे पहले गुरुकुलों को कोई अनुदान नहीं मिलता था सरकार की तरफ से। प्रोफेसर साहब ने शिक्षा राज्य मंत्री रहते हुए तिरुपति, जम्मू, पुरी और दिल्ली में संस्कृत विद्यापीठ बनवाए। इनको मानित विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान करवाया और अब ये पूरी तरीके से विश्वविद्यालय बन चुके हैं। दिल्ली वाले 2 संस्कृत विश्वविद्यालय अभी पिछले ही दिनों बनाए। इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए ग्रंथ योजना आरंभ की गई और इन्हीं के समय में ग्रंथ योजना के अंतर्गत भाषाओं को मिलने वाली 1-1 करोड़ रुपए की राशि के संबंध में भी बदलाव किया गया। जो लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं वो इस बात को जान के आश्चर्य होंगे कि यह राशि भाषावार न होकर पहले प्रांतवार मिलती थी और 1 करोड़ रुपए की यह राशि थी। और जब ये बदलाव हुआ तो इसका लाभ ये हुआ कि हिंदी भाषा को सर्वाधिक राशि मिलने लगी, क्योंकि हिंदी भाषी प्रांतों की संख्या अधिक थी। और प्रोफेसर साहब के प्रयास से ही इनके मंत्रित्व काल में भाषाओं के विद्वानों के सहयोग से अनुवाद शब्दावली भी तैयार की गई थी। इस शब्दावली के निर्माण के पीछे सभी विश्वविद्यालयों में भाषा की समान रूपता की भावना पनपे, ये इसके पीछे इनकी सोच थी। तो इस तरह के काम प्रोफेसर शेर सिंह ने उस समय अपने करवाए थे। केंद्रीय राजनीति में भागीदार होने के बावजूद प्रोफेसर साहब अपने हरियाणा की राजनीति में रुचि रखते थे और अपना मोह कभी छूटता नहीं है प्रदेश का। 1967 के लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी हुए थे। चुनाव का साल भर भी पूरा नहीं होता कि हरियाणा की राजनीति में मुख्यमंत्री के पद को लेकर खुलेआम आयाराम गयाराम का दौर चला और संसद में भी इसको लेकर खूब बवाल हुए। हरियाणा खूब बदनाम हुआ और तब से लेकर आज तक हरियाणा में आयाराम गयाराम ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ सिंबल पे किसी पे जीतते हैं और फिर पार्टी बदल के कहीं भी चले जाते हैं। ये हरियाणा में पुराने समय से, हरियाणा के गठन से ही चल रहा है। हरियाणा में जो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगोदयाल शर्मा जी बने थे। 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बहुमत होने पर इनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया था, परंतु राव वीरेंद्र सिंह ने इनके सिंहासन को हिला दिया था चौधरी देवीलाल की मदद से और संयुक्त विधायक दल के नेता के रूप में उभर कर वो मुख्यमंत्री बने। राव वीरेंद्र सिंह जी भी बहुत दिन नहीं चल पाए क्योंकि चौधरी देवीलाल से उनका बिगाड़ हो गया था। हरियाणा में 1968 में फिर से दोबारा चुनाव कराने पड़े थे क्योंकि दल बदल पूरी दलदल की तरह हरियाणा उसमें धंस गया था। इस चुनाव के बाद चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए और प्रोफेसर शेर सिंह ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता की तर्ज पर चौधरी बंसीलाल को मजबूत करना शुरू कर दिया ताकि पंडित भगवत दयाल शर्मा की राहों को रोका जा सके।
प्रोफेसर शेर सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि हरियाणा के राजनीतिकों को यह बात उनमें प्रचलित है कि भगवत दयाल शर्मा ही पुनः मुख्यमंत्री के दावेदार थे, परंतु गुलजारीलाल नंदा ने इनको समझाया कि तुम्हारे मुख्यमंत्री बनने से पुनः स्थिरता आ जाएगी, इसलिए कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए आप बंसीलाल को मुख्यमंत्री बन लेने दीजिए और पुनः समय आने पर यह त्यागपत्र दे देंगे। ऐसा सुनने में भी आता है कि गुलजारीलाल नंदा चौधरी बंसीलाल से नाराज भी हुए थे, लेकिन चौधरी बंसीलाल ने फिर धीरे धीरे सबको ठिकाने लगा दिया और राज में एक मजबूती के साथ वो जुट गए। और प्रोफेसर साहब के शब्दों में कहें तो जिसे राज कुर्सी का आनंद एक बार मिल जाए वह फिर सरलता से उसको नहीं छोड़ता। यही स्थिति चौधरी बंसीलाल की भी हुई और उन्होंने पंडित भगवत दयाल शर्मा की आशाओं को फलीभूत नहीं होने दिया और एक तरीके से उनको कांग्रेस से ही फिर निकलने पर ही उनको चैन की सांस मिली। जुमा 9 दिन चलने वाला व्यक्ति प्रदेश में 11 साल तक मुख्यमंत्री रहा और प्रदेश को विकास के ढांचे पर चौधरी बंसीलाल लेकर गए और उनके दिमाग में जो विजन था उसको उन्होंने फलीभूत किया। और इन दिनों एक दोस्ती बड़ी चर्चा में थे जिसके कहते हैं ना घी खिचड़ी वाली दोस्ती। प्रोफेसर शेर सिंह और चौधरी बंसीलाल की एक घी खिचड़ी वाली दोस्ती उस समय पनपी। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के राजनीतिक गतिविधियों की सूचना रोजाना रात को प्रोफेसर साहब को देते रहते थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी कुर्सी छीन जाने के कारण बहुत दुखी थे, लेकिन शांत नहीं बैठे थे। किसी भी प्रकार से बंसीलाल को हटाने की कोशिश वो कर रहे थे। एक बार उन्होंने 15 विधायक भी तोड़ लिए थे और कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया था कि अब या तो आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं तो मैं अलग इनको लेकर शपथ लूंगा। इससे बंसीलाल के पक्षधर विधायक अल्पमत में रह गए थे और बंसीलाल जी के पांव की जमीन खिसक गई थी। वो बहुत घबरा गए। उन्होंने सहायता के लिए प्रोफेसर शेर सिंह को फोन किया, मदद मांगी। प्रोफेसर साहब ने अपने प्रभाव में से 15 में से 5 विधायक, जिनमें चौधरी माड़ू सिंह मलिक, चौधरी जगदीश चंदर और खुर्शीद अहमद आदि थे, उनको तोड़ लिया और बंसीलाल जी के पक्ष में कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे बंसीलाल जी ने 15 में सेंध लगा दी और अपनी कुर्सी बचा ली। इन दिनों प्रोफेसर साहब और बंसीलाल के संबंध इतने गहरे थे कि प्रत्येक रात को नियमित रूप से चौधरी बंसीलाल का टेलीफोन आता था, चाहे वो कहीं भी हों। प्रोफेसर साहब की धर्मपत्नी तो मजाक में चौधरी बंसीलाल के देर रात आने वाले टेलीफोन को प्रोफेसर साहब की स्लीपिंग पिल नाम देकर कहा करती थी और पूछती थी, क्या प्रोफेसर साहब अभी तक आपकी स्लीपिंग पिल नहीं आई जो अभी तक आप जाग रहे हैं। तो आगे चलकर ये जो राजनीतिक घनिष्ठता थी, दोस्ती थी दोस्तों, ये बिगड़ गई और इतनी बुरी तरह बिगड़ी कि दोनों के बीच में परिवार और बच्चों तक को खींच के लाया गया और एक दूसरे के दुश्मन वो बन गए थे। कुर्सी का किस्सा है दोस्तों, और कुर्सी के चक्कर में अपने भी दुश्मन हो जाते हैं। तो जो अगले वीडियो हैं उनमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बंसीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह के बीच में बिगाड़ हुआ और ये बिगाड़ फिर इंदिरा गांधी के दरबार तक गया। कैसे फिर प्रोफेसर साहब कांग्रेस से बाहर निकलना पड़ा, ये राजनीतिक घटनाएं हैं। हम काफ़ी लंबी दूरी तय कर चुके हैं प्रोफेसर शेर सिंह पर बातें करते हुए। अब मुझे लगता है कि 5-6 वीडियो में और उनकी जो यात्रा है वो हम इसमें समापन की तरफ आएंगे। फिर उसके बाद दूसरी जो राजनीतिक किताबें हैं दोस्तों, जो राजनीतिक घटनाओं पे बनी हैं, जिससे हरियाणा के राजनीतिक इतिहास के अलग अलग पहलू हमें मिलेंगे, उन किताबों को आपके सामने लाया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, लाइक का बटन दबा दिया करो, एक कमेंट कर दिया करो और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कर दें ताकि इनको देखने वाले लोग बढ़ सकें और मेरी मेहनत थोड़ी बहुत वसूल हो सके। शुक्रिया, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे 3 बजे। I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल।